स्वागत है आप सभी का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मस्तूरी गोलीकांड के 7 आरोपी गिरफ्तार। क्षेत्र में जारी है वर्चस्व की लड़ाई। तोड़ नहीं पाए तो तिजोरी उठा ले गए चोर। मंगला चौक में दुकान से 5 लाख की चोरी। और नवमी पर पूजे गए आंवला वृक्ष। छांव तले परिवारों में भोजन के साथ बांटा सौहार्द। आइए दर्शकों, खबरें देख लेते हैं विस्तार से। मस्तूरी में मंगलवार शाम हुए शूट आउट कांड में प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। बिलासपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। घटना में हमले के पीछे की वजह पुरानी वर्चस्व की लड़ाई और जमीन विवाद के रूप में सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर मंगलवार की शाम करीब 6 बजे 16 राउंड गोलियों की धमक से पूरा प्रदेश दहल गया। बाइक सवार 4 नकाबपोश आरोपियों ने मस्तूरी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नितेश सिंह ठाकुर के साथ उनके साथियों चंद्रकांत सिंह और राजू सिंह पर 12 राउंड गोलियां दागी। जवाबी तौर पर नितेश ने भी अपनी लाइसेंसी बंदूक से 6 राउंड हवाई फायर किए। इसके बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। पूरी घटना में चंद्रकांत और राजू सिंह को गोली लगी और दोनों घायल हो गए। नितेश पूरी गोलीबारी में बाल बाल बचे। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने मामले में हर एंगल से मामले की जांच शुरू की। मंगलवार देर रात ही दर्जन भर से ज्यादा संदेहियों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के सहारे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में नितेश सिंह ठाकुर का पुराना दुश्मन विश्वजीत अनंत ही मुख्य आरोपी निकला। आरोपी की पीड़ित के साथ पुरानी रंजिश थी। जमीन विवाद में दोनों के बीच पुराना बैर था। 2023 में दोनों के बीच बिलासपुर में गैंगवार जैसी स्थिति बन चुकी थी। इसी बात की रंजिश में आरोपी ने ये जानलेवा षड्यंत्र रचा। इसमें मुख्य आरोपी विश्वजीत के अलावा उसके 2 भाई बलमजीत अनंत और विक्रमजीत अनंत, 2 अन्य साथी मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मतीन और 2 नाबालिग भी शामिल थे। आरोपियों से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 5 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मस्तूरी में गोलीकांड हुआ था जिसमें कि नितेश सिंह और राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह, इनको निशाना टारगेट किया गया था। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य आरोपी है, वो है विश्वजीत अनंत, जो कि मस्तूरी का ही रहने वाला है और इसकी पुरानी रंजिश भी रही है किसी न किसी रूप में जमीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इसके पहले भी 2 वर्ष पहले भी इनके खिलाफ आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ था, जिसमें कि दो मामले दर्ज हुए हैं, 3 मामले दर्ज हुए हैं। मस्तूरी में 2 है अपराध 2020 में, 2023 में, और थाना सिविल लाइन में भी अपराध दर्ज हुआ था। घटना को अंजाम देने के लिए मुख्य आरोपी विश्वजीत रंजन ने पूरी प्लानिंग की। पहले रैकी करके यह पता लगाया गया कि उनके टारगेट रोज शाम अपने ऑफिस के सामने बैठते हैं। फिर 19 और 25 अक्टूबर को हथियारों के साथ इस घटना को अंजाम देने से लेकर भागने तक पूरी प्लानिंग की गई, जिसके बाद 28 तारीख की शाम इस घटना को अंजाम दिया गया। मोहम्मद मुस्तकीन उर्फ नाफीज, बलमजीत, विक्रमजीत और एक नाबालिग बाइक सवार होकर मौके पर पहुंचे और इनमें से 2 ने मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद एक अन्य नाबालिग और मोहम्मद मतीन इस दौरान घटनास्थल के इर्द गिर्द ही मौजूद थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी 6 आरोपी वहां से फरार हो गए। पूरी घटना के दौरान मुख्य आरोपी विश्वजीत अपने ठिकाने पर बैठा इस कांड को मॉनिटर कर रहा था। इस तरीके की कोई भी ऐसे बदमाश, गुंडे या मवाली ऐसी कहीं भी शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इन अपराधियों के खिलाफ की जा रही है। ये पहले के भी अपराधी रहे हैं, जिसमें से 2-3 जिनके खिलाफ फिर से अभी हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि आगे कभी भी ये सोच न सकेंगे। पूरे प्रकरण में 1 लाख रुपए खर्च कर हत्या की साजिश रचने की बात भी सामने आई है। ये रकम तारकेश्वर पाटले नाम के व्यक्ति ने विश्वजीत को दी थी। इस प्रकरण में अभी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि इसमें अभी कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि जांच पूरी होने तक और कितने आरोपी इसकी जद में आते हैं
और कितना बड़ा ये षड्यंत्र निकलता है। कैमरा पर्सन मयंक सिंह क्षत्रिय, प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र अरसलान अंसारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक छात्र को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंपस में उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और जल्द कार्यवाही की मांग की। अरसलान अंसारी 21 अक्टूबर को हॉस्टल से लापता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। परिजनों ने बताया कि उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उचित जवाब नहीं मिला। 23 अक्टूबर को छात्र का शव विश्वविद्यालय कैंपस के ही एक तालाब में मिला। शव मिलने के बावजूद गुमशुदगी का मामला 24 अक्टूबर को दर्ज कराया गया, जिससे प्रबंधन और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र संगठन ने जांच में भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, निष्पक्ष जांच और परिसर में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रदेश में 4 नवंबर से शुरू होने वाले कार्यक्रम को सफल इसके जो क्रियान्वयन है उसके लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने, आवश्यक सुधार करने और मृत या निवास स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण सत्र में एसडीएम, तहसीलदार समेत निर्वाचन कार्य में शामिल जिला और खंड स्तर के मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित हुए। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान बूथ स्तर अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र सभी पात्र मतदाता तक पहुंचाएंगे और आवश्यक जानकारी दर्ज करेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मों की प्रक्रिया जैसे नाम जोड़ने, काटने और बदलने के लिए आवेदन, जरूरी दस्तावेज, मतदाता सूची अपडेट करने, संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी विस्तार से दी गई। यहां मौजूद उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बैनर्जी ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण कार्य जो है कार्यक्रम जो बनाया गया है उस पर समय पर पारदर्शी और गलती किए बिना सफल बनाने कहा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगला चौक के पास संचालित टाइल्स दुकान में चोरों ने धावा बोला। अकाउंट सेक्शन में रखे तिजोरी को जब चोर खोल नहीं पाए तो उसे उठाकर अपने साथ ले गए, जिसमें 5 लाख रुपए नकद थे। घटना की सूचना दुकान संचालक सत्यजीत राजनकर ने सिविल लाइन पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। चोरों ने दुकान का छज्जा काटकर सीधे अकाउंट रूम में प्रवेश किया। पुलिस को शक है कि कोई जानकार व्यक्ति ही घटना को अंजाम दे सकता है। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरों ने दुकान के भीतर रखे 20 किलो वजनी तिजोरी अपने साथ ले गए। मामले में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। और उधर जांजगीर जिले में एसीबी बिलासपुर ने एसडीएम कार्यालय चांपा के भू अर्जन शाखा के अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को 1,80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। किसान बुधराम धीवन ने शिकायत में बताया था कि उसकी पारिवारिक जमीन जो है नेशनल हाईवे में अधिग्रहण किया गया, जिसकी जो राशि है 36 लाख रुपए से अधिक उसके खाते में जमा की गई। उसकी शिकायत में कहा गया कि बाबू ने रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत उसने एसीबी टीम ने की और ट्रैप की कार्यवाही करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम जब्त कर ली। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एसीबी बिलासपुर की पिछले 1.5 साल में 36वीं ट्रैप कार्यवाही है। जांजगीर चांपा पुलिस की पहल पर ग्राम पकरिया में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव बताए गए और महिला कमांडो दल को आई कार्ड, कैप और सीटी वितरित की गई। महिला कमांडो गांव में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और बाहरी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साथ ही सबरिया डेरा और कुटी घाट डेरा में भी बैठक कर ग्रामीणों को शराब निर्माण बंद करने की सख्त हिदायत दी गई। नवमी के अवसर पर गृहिणियों और महिलाओं ने कंपनी गार्डन में आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की। इसके बाद परिवार और परिजनों के साथ बैठकर आंवला वृक्ष के नीचे भोजन प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना के दौरान वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाकर नैवेद्य भी अर्पित किया। विवेकानंद गार्डन आंवला नवमी के अवसर पर गृहिणियों, माताओं और बच्चों की चहलकदमी से गुलजार रहा। श्रद्धालु महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर
अमृत का फल प्रदान करने वाले आंवला वृक्ष का पूजन किया। उन्हें अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर श्रृंगार सामग्री भी अर्पित किया। पुराणों में आंवला को अमृत कहा गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष पर भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। आज का दिन हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी लोग मिलजुल कर खूब प्यार से इसको मनाते हैं। महिलाएं पहले से ही इसकी योजना में लगी रहती है। कार्तिक माह में होता है और आज के दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। दीप दान का बहुत महत्व रहता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है, भोलेनाथ का वास होता है, इसलिए। और ये भी कहा जाता है कि अमृत वर्षा होती है, इसलिए उसके नीचे बैठ करके भोजन करते हैं। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आता है और वैसे भी कार्तिक महीना का जो रहता है बहुत पावन पर्व रहता है और शुक्ल पक्ष में इतने सारे हमारे त्यौहार आते हैं, तो उसमें आज हम गोपाष्टमी से वैसे शुरू करते हैं, गाय की पूजा से शुरू करते हैं। आज आंवला नवमी के वृक्ष के नीचे ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भोले बाबा इसमें निवास एक साथ करते हैं, तो उन्हीं की प्रसन्नता से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर उनकी पूजा अर्चना की थी। और उसके बाद ये कहा जाता है कि आंवला के पेड़ से अमृत रस पकता है जो लोगों को निरोगी रखता है। पूजन अर्चन के बाद गृहिणियों ने अपने साथ लाया भोजन परिजनों के साथ इस वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण किया। ऐसी मान्यता है कि आंवला वृक्ष के नीचे नवमी के दिन परिजनों समेत भोजन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष को पूजने और सामूहिक रूप से भोजन करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देवउठनी एकादशी से पहले ही धान की कटाई शुरू हो गई है। अन्न लक्ष्मी किसानों के घर समृद्धि के रूप में आने लगेगी। मोटे किस्म की यह धान खेतों में पककर पूरी तरह तैयार है। सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है। पानी गिरने की आशंका के बीच किसानों ने खेतों में पककर तैयार धान की हार्वेस्टर मशीन से कटाई शुरू कर दिया है। हालांकि धान में अभी नमी बनी हुई है। कटाई के बाद गीला धान खलिहानों में सुखाया जाएगा। यदि नहीं सूखा तो मंडी में इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। मध्यम अवधि की जो धान लगाई गई है वह पक करके कटने के लिए तैयार है। धान की फसल में फूल आने के 25 दिन बाद फसल कटाई करने से उपज पर कोई परिवर्तन नहीं होता। धान का यदि हम ज़्यादा लेट करेंगे तो उसमें धान का जो दाना है वो सेटरिंग होता है, झड़ता है, इससे हमारे उपज में कमी आती है। तो जो मध्यम अवधि की धान है जो पककर तैयार हो गई हैं उसको किसान भाइयों को या तो जो ज़्यादा एरिया है हार्वेस्टर से कटवाना है, हार्वेस्टर से, और यदि व्यवस्था नहीं है तो हाथ से कटाई करके तुरंत उसको व्यवस्थित कर लेना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदने की घोषणा कर दी है। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपज है। किसानों के तमाम सामाजिक और मांगलिक संस्कार धान बिक्री से मिली रकम के आधार पर संपन्न होते हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख धुरी है। यही कारण है कि सरकार धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोथा तूफान के चलते मौसम तीसरे दिन लगातार खराब रहा। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। पानी गिरने के आसार बने हुए हैं। मोथा तूफान आंध्र प्रदेश के समुद्र जो तट है उससे टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। इसके बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ प्रवेश की बातें कही जा रही है। लगातार तीसरे दिन भी आसमान पर घने बादल छाए रहे। गुरुवार को सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। दिन भर आसमान में वर्षा के काले बादल छाए रहे। यदि पानी अधिक गिरा तो खेतों में पककर तैयार धान की फसल को नुकसान हो सकता है। कि बंगाल की खाड़ी में एक मोथा तूफान उठा हुआ है और जो कि परसों नरसों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया है। हवाएं तेज़ होने के कारण और साथ में हमारे बस्तर की तरफ बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ की ओर हवाएं, और उसी का असर जो है हमारे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो अभी आगामी 2-3 दिन तक हल्की फुल्की बरसात होने की भी संभावना है। मोथा तूफान आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराने के बाद कमजोर हो गया है। हालांकि कमजोर हालत में भी इसका असर बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। जिले के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की खबरें हैं। आसमान पर बादल छाए रहने के कारण दिन भर गर्मी मिश्रित बेचैनी का वातावरण रहा। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्रामीण अंचलों के
विद्यालयों में छुट्टी होने के बाद अघोषित रूप से शराब के अड्डे बन जाते हैं। स्कूल परिसर में शराब की खाली बोतलें, सिगरेट और बचे हुए खाने पीने की चीजें अवशेष के रूप में यहां बिखरे रहते हैं। ये बातें कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिलने पहुंचे गोबरी पाठ कोटा के ग्रामीण स्वयं सेवकों ने कही। गांव के स्कूल मैखाने के रूप में तब्दील हो गए हैं। यह एक गांव नहीं, सभी स्कूल परिसरों की यही स्थिति बनी हुई है। आम जन इन शराबियों के मुंह लगने से भी डरते हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाते। ये व्यथा गांव से युवोदय के समाज सुधारक बच्चों ने कलेक्टर के साथ हुई एक बैठक में कहा। यह बैठक कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में गुरुवार को हुई। इन बच्चों ने सौंपे गए रिपोर्ट में स्कूल परिसर का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लोग समूह बनाकर जमीन में बैठकर शराब का सेवन कर रहे हैं। गोबरी पाठ के एक स्वयंसेवक ने कहा कि उसके गांव में खुलेआम कच्ची शराब की बिक्री होती है। अवैध कारोबार से गांव में फैल रही अराजकता पर रोक लगाने की मांग भी बच्चों ने की है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर को शपथ पत्र इकरारनामा के लिए अमान्य घोषित किया है, जिसके कारण अब आम नागरिकों को शपथ पत्र इकरारनामा बनवाने के लिए कम से कम 1000 रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि 100 रुपए के स्थान पर अब 500 रुपए का स्टाम्प खरीदना होगा। शपथ पत्र इकरारनामा को स्टाम्प में पक्का लिखवाने के लिए आपको जेब से अब 1000 रुपए तक ढीले करने होंगे। सरकार ने अब इसके लिए 500 रुपए का स्टाम्प पेपर अनिवार्य घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह आदेश 1 नवंबर से प्रभावशील होगा। सरकार ने अपनी अधिसूचना में 100 रुपए का स्टाम्प प्रदेश में बंद करने की बात कही है। हाँ, अधिभार तो आएगा, क्योंकि पहले जो काम 500 में हो जाता था वो अब 1000-1500 रुपये में होगा, क्योंकि 500 का तो स्टाम्प ही रहेगा और टाइपिंग नोटरी वगैरह करके उनको 1000 रुपये से ऊपर ही पड़ेगा। मैडम, क्या इस संबंध में शासन से आदेश है? हाँ, ऐसा जानकारी मिला है कि शासन द्वारा आदेशित किया गया 100 के स्टाम्प बंद होकर जो एग्रीमेंट है वो 500 के स्टाम्प पे होंगे। इससे सरकार के खजाने में अधिक राजस्व जमा होगा, लेकिन इसका पक्षकारों की जेब पर असर पड़ेगा। छोटे मोटे शासकीय कार्यों में शपथ पत्र की जरूरत होती है। छात्र छात्राओं पर आर्थिक अधिभार पड़ेगा, जमीन कारोबारियों पर इसका असर नहीं होगा, जबकि आम आदमी को जेबें ढीली करनी होंगी। पहले जहां 150 रुपए में काम होता था, अब 500 से 1000 रुपए खर्च आएगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब शनिचरी क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों ने बच्चों और राहगीरों को मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक बांटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि स्कूटी और यूपी पासिंग कार में आए युवक बाजार आते जाते लोगों को कोल्ड ड्रिंक बांट रहे थे। यहां से कुछ आगे बढ़कर स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल थमाने लगे। मुफ्त का कोल्ड ड्रिंक पाने वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुरुआत में लोग इसे प्रचार समझकर ले रहे थे, लेकिन जल्दी ही स्वाद में अजीब बदलाव महसूस हुआ। जब कुछ लोगों ने बोतल का लेबल जांचा तो पता चला ड्रिंक की एक्सपायरी डेट 31 अक्टूबर की है। इस बात की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पूछताछ के लिए पहुंचे लोगों ने जब कार सवारों को रोकने की कोशिश की तो वे मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल इसकी सूचना खाद्य विभाग को दी गई है और कुछ कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पेय पदार्थ में कोई मिलावट या हानिकारक तत्व तो नहीं था। पक्की सड़क नहीं होने का दर्द स्थानीय लोग बेहतर समझते हैं। वार्ड क्रमांक 7 कालिका नगर तिफरा का यह इलाका महामाया तालाब के पास से लगा है। तालाब का पैठू वाला हिस्सा कच्ची सड़क को अपने में समा चुका है। जैसे तैसे लोग आना जाना तो करते हैं, लेकिन इसमें फिसलने का बड़ा खतरा है। मजबूरी में लोग यहीं से होकर शव यात्रा लेकर मुक्तिधाम पहुंचते हैं। यह दिक्कत कई सालों से बनी हुई है। स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, महिलाओं ने कई बार नगर निगम से कंक्रीट सड़क और पुलिया निर्माण की मांग की है, जो कई साल हुए पूरी नहीं हुई। कालिका नगर बस्ती से तालाब होकर मुक्तिधाम मार्ग तक कठिन रास्ता कंक्रीट किए जाने से लोगों की परेशानी कम हो जाएगी।